हे एवरीवन, नमस्कार। योगेश चंद्र शुक्ला नाम है हमारा। स्वागत है आपका इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे और हम हैं योगेश चंद्र शुक्ला। और ये स्टार्ट हो गई है 2024 की सबसे जबरदस्त बैच जो आपको पढ़ाने जा रही है आपको सबसे बेहतरीन कंपोनेंट। शुरू में बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट मिल रहे थे, अब यहां से आपको एक बड़ी बड़ी क्लासेस भी मिलने जा रही है जिससे कम समय में आप पूरी बायोलॉजी की तैयारी कर जाएंगे। तो इसलिए सारे बच्चे जो हैं, जितनी भी चीजें आप पढ़ रहे हैं उन चीजों को रिवीजन करते रहें, लिखते रहें। अब आपको कंटिन्यू वे में आपको फटाफट लेक्चर मिलते रहेंगे। अपने दोस्तों को शेयर करें, जरूर बताएं कि भाई साहब क्लास 12th की नई बैच स्टार्ट हो चुकी है और नई बैच में हमें पढ़ने भी हमने स्टार्ट कर दिया है। सो सारे बच्चे अपनी सारी क्लासेस को, सारे कॉन्सेप्ट को लिखते जाइए, कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको शॉर्टेड वे में सारी चीजें मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2-4 दिन गैप हो गया है तो ऐसे में हम कोशिश करते हैं कि आज छोटी छोटी चीजें रिवीजन भी कर लें और चीजें आगे बढ़ जाएं। सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कमेंट। मैं एक बात देख रहा हूं, बहुत सारे बच्चे वीडियो देखते तो हैं। अब ये जो थैंक यू लिखते हो उससे ज्यादा मुझे खुशी तब मिलेगी जो मैंने प्रश्न पूछा है उसके आंसर आप लिखें। ठीक है, थैंक यू सो मच। वो सुनने के लिए थोड़े ना मैंने पढ़ाया, मैंने पढ़ाया बच्चों को। प्रश्न पूछा था हर क्लास में, 4-4 5-5 प्रश्न पूछे। बच्चे पूरी वीडियो देख लिए, पुरानी वीडियो भी देख लिए, बस उसमें कमेंट एक भी नहीं है। मतलब एक भी बच्चे ने उसमें कमेंट में ये नहीं बताया कि भाई ये क्या था, वो क्यों था, कैसा था। थैंक यू लिखने का टाइम है, आपके पास आंसर देने का टाइम नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और मैं एक बात बता दूं, ये चैनल हमारा आपके लिए है, तो इसलिए वीडियो को आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको इसका कोई लोड नहीं है, पर आपको एक बार अगर आप चैनल पे आए, वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। हमारे लिए इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है। एंड अगर आपको पसंद आती है वीडियो तो कमेंट सेक्शन पे जाकर अपने विचार जरूर व्यक्त करें। आपके विचारों से ही खड़ा हुआ है हमारा ये चैनल। चलिए लेक्चर नंबर 5 पे आते हैं। कुछ थोड़ा सा रिवीजन और कुछ थोड़ी सी कहानियां, उसको मिलाकर आपको पढ़ाते हैं लेक्चर नंबर 5। वेरी फर्स्ट थिंग, सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने आपको एक पूरा कॉन्सेप्ट दिया था कि बायोलॉजी जो है उसमें जो लैंगिक जनन है उसकी क्या प्रक्रिया है। सो मध चक्र समझाया था कि किशोरावस्था हो गई और जो हमारे पास जनन प्रावस्था हो गई और वृद्धावस्था, 3 अवस्था के बारे में बात किए थे। और इन अवस्थाओं के बाद हमारे पास में आएगा एक नया कॉन्सेप्ट जिसमें हम पढ़ेंगे कि अगर आपको जनन करना है तो आपको कितनी प्रक्रियाओं से होकर गुजरना पड़ता है। वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिनसे होकर आप गुजरेंगे, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न आता है। अगर मैं अभी शुरुआत करूं, आपसे कहूं कि आपको ये चीजें पढ़नी है, तो आप सबसे पहले ये चीज स्टार्ट करेंगे कि भाई मतलब आप एक बार रिवाइज कर लीजिए उसको। किशोरावस्था, पौधों में किशोरावस्था क्या बताई थी कि किसी किसी की किशोरावस्था 12 साल चलती है। नीला कुरंजी याद है ना, रुको रिवीजन करवाते हैं अभी एक बार। और या तो फिर बांस हो गया तो 50-100 साल तक उसकी किशोरावस्था चलती है। उसके बाद वो जनन प्रावस्था में आते हैं, पुष्पन करते हैं, और पुष्प का आना मतलब लैंगिक जनन का स्टार्ट होना ही लगभग कहलाता है। इसके अलावा अब ये 2 चीजें हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास में एक अगला पार्ट जो निकल कर आता है वो है जीवों में। तो जीवों में जब जनन अवस्था आती है तो कैसे पता चलता है? जैसे पौधों में जनन अवस्था आती है तो पता चल जाता है कि फूल खिल गए भाई, बहारें आ गई हैं। समझ रहे हैं, बहारें आ गई हैं, कलियां खिल गई हैं, फूल आ गया, सुगंध आ गया, वो आ गया, तो जनन स्टार्ट हो गया है पौधों का। जंतुओं में कैसे शुरू होगा? तो जंतुओं में कुछ कुछ खास इंडिकेशन है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्ट्रस साइकिल। कमेंट सेक्शन पे मैंने पूछा हुआ था आपसे और इस बार फिर पूछ रहा हूं, बताइए वो कौन से जानवर है जिसमें ऑस्ट्रस साइकिल मध चक्र पाया जाता है, और वो कौन से चक्र हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल पाया जाता है? कौन है वो जीव? कमेंट सेक्शन में आपका इंतजार करता हुआ आपका योगेश चंद्र शुक्ला, तुम कब आओगे वाला इंतजार। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन पे जरूर मार देना बेटा, है ना, मैं तुम्हारे कमेंट के इंतजार में बैठा हुआ हूं, तो तुम सारे उस पे कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, तो ये दोनों बातें हो गई। अब मैं भी रिवीजन आ रहा हूं, पॉइंट पीछे लेकर जाऊंगा धीरे धीरे, यहां तक की चीजें जो मैंने आपको बताई हैं वो भी याद रखना। इसके अलावा हमने बात की थी कि जब मध चक्र हो जाता है तो कुछ लोग जो हैं, आज मैं बताऊंगा आपको, सीजनल ब्रीडर हैं और वो बाकी चीजें हैं। एक पूरा रिवीजन आज मैं पूरा करवा दूंगा मध चक्र का भी, और एक बार फिर मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा क्योंकि आप लोगों ने कमेंट तो दिया नहीं है, तो एक बार रिवीजन हम कर ही लेते हैं। मध चक्र का, ऑस्ट्रस साइकिल का, नीला कुरंजी वाले एग्जाम्पल का, और किशोरावस्था आपको समझ में आ जानी चाहिए। आज भी एक बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसपे अपन को बात करनी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं, पॉइंट देखते हैं यहां पर कि किन किन विषयों के बारे में हम बात कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकता है और कैसे अपन डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये एक प्रोसीजर होता है जिस हिसाब से हम लोग जो है रिप्रोडक्शन वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो रिप्रोडक्शन में जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ से एक चीज़ें बड़ी इनिशियली स्टार्ट हो जाती है कि भाई साहब ये है क्या। तो पहला पॉइंट है किशोरावस्था, और किशोरावस्था को क्रॉस करना ही फिर जनन अवस्था में पहुंचने का निशान है। तो कोई किशोर अवस्था में, जैसे आप लोगों ने, मतलब मैं एक नॉर्मल पॉइंट बताऊं कि अगर आप किशोर अवस्था में यहां तक पहुंचेंगे तो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कौन एकदम अद्भुत करता है। जैसे अवधि अलग अलग है। अब आपने पढ़ा है कि कुछ जो है वो एक मौसमी पौधे हो, एक वर्षीय होते हैं, एक वर्षीय हो गया, समझ रहे हो बात को। अब एक वर्षीय का मतलब ऐसा नहीं कि 1 साल 12 महीने लगेगा, एक वर्षीय मतलब एक सीजन। उसके बाद कुछ पौधे होते हैं जो द्विवर्षीय होते हैं, ठीक है, द्विवर्षीय पौधे। तो असल में द्विवर्षीय पौधा मतलब 2 सीजन लग रहा होगा, तो उनको 2 महीने लगे। कुछ लोग 3 महीने में ही पूरा परिपक्व हो जा रहे हैं, बीज बीज सब लगा ले रहे हैं। कुछ लोग जो है 3-3 4-4 महीने में कर ले रहे हैं, कुछ लोग साल भर में कर ले रहे हैं, कुछ लोग 2-2 साल में कर रहे हैं, कुछ लोग 12 साल में भी है। ऐसा जो नीला कुरंजी का एग्जाम्पल है, ये डायरेक्टली पूछा जाता है, स्ट्रोबिलस कुंथियाना नीला कुरंजी 12 साल में ये रिप्रोडक्शन करता है। और बांस भी बहुत पूछा जाएगा, जीवन में केवल एक ही बार करता है, वो भी 50 से 100 सालों के बीच में एक बार करेगा। मतलब 50 से 100 साल तक यह बच्चा ही बना रहता है। 50-100 साल में कभी एक बार परिपक्व हो गया तो फिर वो ग्रोथ कर पाएगा, अदरवाइज वो ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। बात समझ रहे हैं। तो वो ग्रोथ करने के लिए उसने 50-100 साल ले लिए। वो उसकी किशोर अवस्था थी जब वो परिपक्व हो रहा था, और परिपक्व हो गया मतलब फिर उसकी बात कहानी हो गई। वैसे नीला कुरंजी 12 साल ले रहा है परिपक्व होने में, 12 साल लगते हैं उसको जुवेनाइल अवस्था में रहने में। तो ये वो अवस्था है जहां पर हम तैयारी कर रहे होते, इज अ प्रिपरेटरी फेज। ये ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं हो रहा है, इसमें प्रावस्थाओं में तैयारियां चल रही हैं। और तैयारी लगने के बाद फिर जब हम जनन प्रावस्था में पहुंचते हैं, जनन मतलब कंप्लीट हो जाता है, जब हमारी तैयारी ओवर हो जाती है, तो तैयारी ओवर होने के बाद फिर हम जनन प्रावस्था में पहुंचते हैं। तो फिर हम अलग अलग तरीके अपनाते रहते हैं। इसमें मेन काम है युग्मक का बनाना, युग्मक को मिलाना, उसके बाद उससे आगे की कहानी चलाना, ठीक है। तो जनन प्रावस्था मतलब जैसे कुछ खास करके लोग जो लोग होते हैं, जैसे कुछ प्लांट हैं, है ना, उनमें मुख्य रूप से चेंज होते हैं। तो ये भी इनके पास में जो है बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके का बिहेवियर करने लग जाते हैं। तो जनन प्रावस्था में होता है खासकर जंतुओं में, खासकर क्या होता है जंतुओं में जो किशोर अवस्था होती है ना, पौधों की तो एक अलग कहानी है, इनकी एक अलग कहानी। इस किशोर अवस्था में जनन की तैयारी की जाती है, तैयारी वाली अवस्था होती है। मतलब वहां पर पूरा वो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, और जब एक बार वो लोग तैयारी कर लेंगे तो अवस्था होती है, वो प्रिपरेशन करेगा, वो प्रिपेयर करेगा अपने आप को कि भाई देखो अपन ऐसा ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। और जब वो ऐसा कर लेगा तब फिर कहानी आगे चलती रहेगी। अब इस समय पे जब ये ऐसा कार्यक्रम कराएंगे, जैसे मान लो अब ये पौधा देख लो, ये जो जानवर देख लो इसमें, ठीक है। अब ये लोग मतलब अंडे दे रहे हैं, तो अंडा देना इनका एक कहानी हो गई। कुछ लोग जो है अपने आप के बच्चों को पैदा करवा रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से यहां पर रहता है, ठीक है। तो जब धीरे धीरे ये लोग चेंज करते चले जाएंगे, धीरे धीरे आगे करने की कहानी बनने लग जाएगी। तो पहले ये लोग परिपक्वन करेंगे, प्रावस्था बनाएंगे, वृद्धि करेंगे, और उसके बाद फिर जनन प्रावस्था में प्रवेश कर जाएंगे। कुछ पक्षी जो हैं केवल विशेष मौसम पे ही अंडे दे रहे हैं, और कुछ अगर आप उसे कुक्कुट फार्म वगैरह में रखोगे तो हो सकता है साल भर अंडे दे दे, बट मुर्गियां कुछ खास समय पे ही अंडे देती हैं। मतलब बाकी समय तक वो परिपक्व कर रहे हैं, उनकी संरचना में, उनकी शारीरिकी में, उनकी आकारिकी में बदलाव हो रहा है, और जब शारीरिकी आकारिकी में बदलाव हो रहा है तो किसी खास मौसम में आकर वो अंडे दे रहे हैं। जैसे आम साल भर लगा रहता है, लेकिन जो फल है वो सिर्फ बसंत के मौसम के बाद, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम से पहले वो देता है। तो हर चीज का एक समय होता है। उसी तरह जानवरों में भी ऐसे बहुत गुण हैं कि पक्षी बहुत सारे जो हैं वो साल भर अपने आप ही तैयारी करेंगे, परिपक्वता लाएंगे, शारीरिक चेंज लाएंगे, मानसिक चेंज लाएंगे, कारिकी चेंज लाएंगे, और उसके बाद अंत में किसी एक मौसम में वो लोग फिर अंडे देते हैं। उसी तरह जानवरों में भी हमने ऐसी देखा है कि कई जानवरों में क्या होता है, जैसे अपरास्तनी मादा की जो अंडाशय, अपरास्तनी मतलब जिसके पास प्लासेंटा पाया जाता है, उसके में मासिक चक्र सहायक वाहिका हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। ये एक चेंज है, जैसे फीमेल में देखा होगा आप लोगों ने, गाय भैंस में आपने देखा होगा। तो ये जो है एक अंडाशय में परिवर्तन आने लग जाता है। फीमेल में पता चल जाता है कि परिपक्वन जो है, किशोरावस्था खत्म हो गई तो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये परिवर्तन बता रहा है कि नहीं भाई, अब ये जो बचपना वाली अवस्था है वो कंप्लीट हो गई है, अब जो है यंग एज पे क्रॉस कर चुके हैं।
ये कहानी नजर आती है। तो इस तरह से उसमें हार्मोन में चेंज आने लग जाएगा, बिहेवियर ही चेंज आने लग जाएगा कि हाँ भाई चलो अब ये गाय जो है परिपक्व हो गई है, ये फीमेल है, भेड़ है, परिपक्व हो गई है, अब ये जनन कर सकती है। ये जनन प्रावस्था है। तो आप जनन प्रावस्था में मुख्य रूप से क्या देखेंगे, अंडे लगने लग जाएंगे। पुष्पों में क्या देखेंगे कि पुष्पों में पौधों में क्या देखेंगे, पुष्प लगने लग जाएंगे। पौधों का कैसे पता चलेगा यार, जनन अंग विकसित हो जाए, और पौधों का जनन अंग क्या है, पुष्प विकसित हो गया, जनन प्रावस्था आ गई। मादाओं में कैसे पता चलेगा भाई, अगर मेल है तो स्पर्म बनने लग जाए, जनन प्रावस्था आ गई। ठीक है, उसी तरह अगर मेल है, जानवर है, तो वो बढ़िया हाइट साइट वगैरह बन जाए, वो जनन करने के लिए तैयार रहे, हो गया, युवावस्था आ गई, जनन अवस्था आ गई। वैसे ही बहुत सारे जानवरों में जिनकी अवस्था है उसमें एक जनन चक्र चलने लग जाए, परिवर्तन आने लग जाए, मासिक परिवर्तन शुरू हो जाए, तो ये जनन प्रावस्था है। कुछ खासकर नॉन प्राइमेट्स में ये देखेंगे, नॉन प्राइमेट जैसे होते हैं गाय, भेड़, बकरी, इन सबको देखेंगे तो इनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो साल भर नहीं चलता। इसको अपन कहते हैं भाई कि ये मध चक्र चलाते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल। पूछा जाएगा तुमसे किसमें होता है, नॉन प्राइमेट्स में। मतलब ये लोग भी स्तनधारी ही हैं, ये लोग भी स्तनधारी है, गाय, भेड़, बकरी, है ना, भैंस, और ये जितने भी होते हैं, चीता, कुत्ता, ये सब भी जनन है। बट इनका साइकिल जो है साल भर नहीं चलता है। ये चक्रीय परिवर्तन देखे गए हैं, इन्हें मध चक्र कहते हैं, और ये साल भर नहीं चलता। जबकि अगर अपन सिर्फ प्राइमेट की बात करें, और ना सिर्फ मनुष्य, प्राइमेट, ना सिर्फ मनुष्य, प्राइमेट, एप्स एंड बंदर और मनुष्य तीनों को मिलाकर देखा जाए तो इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, और ये साल भर चलने वाला चक्र है, मासिक चक्र नहीं है, याद रखना, ये साल भर चलने वाला चक्र है। तो साल भर चक्र चलने वाला और बाकी समय तक का जो चक्र है, इन दोनों में अंतर है। पूछा जाता है कि ऑस्ट्रस साइकिल क्या है, मध चक्र क्या है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। दोनों के बीच में एक बड़ा चेंज निकल कर आता है, और वो चेंज आपको पता रहना चाहिए कि इन दोनों के चक्रों में मेन बदलाव है क्या, और ये खासकर इन्हीं चीजों की वजह से ही होता है। ध्यान से आप इसको याद रखेंगे कि मध चक्र और उस चक्र में क्या अंतर है। मतलब अगर आप लिखना हो तो आप लिख भी सकते हैं, यहां पर एक मध होता है चक्र और एक होता है मासिक चक्र। ठीक है, मतलब इसे अपन कहते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आप इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये एक साइकिल है पहला वाला, और ये वाला साइकिल है ओस्ट्रस साइकिल। ठीक है, ये क्या होता है, ये नॉन प्राइमेट मैमल्स में होगा। मैमल्स यानी स्तनधारी, मैमल्स में होगा। डन, ये पहली बात हो गई। अब नॉन प्राइमेट जो होता है मैमल्स में होगा, और दूसरी बात यहां पर ये निकल कर आती है कि ठीक है चलो ये नॉन प्राइमेट में है, ये तो बात सही है। किसमें होता है, कुत्ता में। ठीक है, कुत्ता में होगा, बिल्ली में होता है, और क्या लिखा हुआ होगा हम लोगों ने इसमें, भेड़ में होगा, और किस में होगा, गाय में होगा, और किस में होगा, भैंस में होगा, और किस में लिख दिए, चीता में हो जाएगा। तो और जो तुम्हारा मन करे लिख लेना। ठीक है, याद रखना यह किसी खास साल भर नहीं होता, किसी खास मौसम में होता है। मतलब ये साल भर होने वाला परिवर्तन नहीं है, किसी खास मौसम में। गाय, चीता वगैरह वगैरह साल भर बच्चा नहीं देते, किसी खास मौसम में बच्चा देते हैं, ये बात आती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है यह मासिक चक्र है, ऋतुस्राव है। ठीक है, ऋतुस्राव भले कहते हैं हम इसको, लेकिन ये मासिक चक्र है। ठीक है, हर मौसम साल भर चलता है। दूसरी बात ये हो गई, साल भर चलता है। और जब ये साल भर चलता है बेटा जी, तो इसका मतलब ये है किस में पाया जाएगा, ये प्राइमेट्स में। मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग इसे मेल फीमेल कह सकते हो, प्राइमेट फीमेल में, बट आपको इसमें तीनों का नाम बताना पड़ेगा कि प्राइमेट फील का मतलब यहाँ पर ह्यूमन भी है बेटा, है ना, ह्यूमन है, और एपेज भी है, और एक और क्या बोला था मैंने, मतलब लेम्यूर मतलब बंदर भी है, मंकी भी है। ठीक है, ये भी इन तीनों के तीनों ग्रुप हैं, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आता है। ये एक मेजर चेंज है जो कई बार दिखाई देता है और कई बार पूछा भी जा सकता है। खैर, अब इनमें से एक और बात नजर आती है कि इनमें से कुछ जानवर ऐसे होते हैं, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो साल भर जनन कर सकते हैं। ठीक है, इसे अपन कहते हैं कि वो नॉर्मल ब्रीडर है भाई, वो कंटिन्यूअस ब्रीडर हैं, कंटिन्यू जनन कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ किसी खास सीजन में करते हैं। तो यहां पर एक बात आती है कि एक को अपन कहते हैं मौसमी प्रजनक, सीजनल ब्रीडर। जनन प्रावस्था मतलब इतना
विविधता है, देख रहे हो, किशोर अवस्था में दुनिया में इतनी विविधता है, जनन प्रावस्था में दुनिया में इतनी विविधता है, और ये खासकर हम तो कुछ लोगों के बारे में पढ़ रहे हैं। दुनिया कितनी बड़ी होगी सोचो। इसलिए चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग हो जाता है कि आपको पूरी दुनिया के बारे में सिखा रहा है, आपको पूरी दुनिया के जनन करने की प्रवृत्ति सिखा रहा है कि यार किशोर अवस्था ना सबकी अलग अलग होती है, जनन प्रावस्था सबकी अलग अलग होती है, और कितना अंतर है। कोई अंडे बना रहा है, कोई जो है वो साल भर अंडे बना रहा है, कोई साल भर अंडे नहीं बना पा रहा है, कोई जो है फूल बना रहा है, कोई जो है स्पर्म बना रहा है, कोई ओवा बना रहा है, दुनिया भर की चीजें बना रहे हैं। अब जनन प्रावस्था में कुछ अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं, इसी कारण से इन्हें मौसमी प्रजनक कहते हैं। तो जिनके पास में मध चक्र या फिर कोई भी चक्र, या देखो मध चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ये जो चक्र है ना, असल में प्रेगनेंसी के लिए सपोर्ट में ये काम करते हैं, ये प्रेगनेंसी के लिए होते हैं। तो अगर उनका गर्भाशय किसी चक्र को चलाता है, मतलब बनता है या टूट जाता है, इसका मतलब वो ये बताना चाहता है कि वो प्रेगनेंसी करना चाह रहा है, प्रेगनेंसी के लिए सपोर्ट कर रहा है। अब अगर किसी खास मौसम में ये चक्र चलेगा तो सिर्फ उसी मौसम में बस प्रेगनेंसी हो सकती है, सिर्फ उसी मौसम में प्रेगनेंसी हो सकती है। तो अपने जनन प्रावस्था के दौरान कोई अनुकूल परिस्थिति खोज लीजिए, ठंड का मौसम या फिर ऐसा वैसा जो भी हुआ, उस समय वो लोग प्रजनन करेंगे और उसके बाद बच्चा पैदा। जैसे जनरली देखना कि डॉग्स जो होते हैं वो ठंड के समय पे ही बच्चे देते हैं। रीजन ये कि बरसात के आसपास उनका ब्रीडिंग होता है और ठंड के आसपास जो है उनका बच्चे पैदा होने लग जाते हैं, ये एक रीजन ही होता है। तो इस तरीके से अनुकूल परिस्थितियों में ऐसे चक्रों का प्रदर्शन करते हैं, इसी कारण से इन्हें मौसमी प्रजनक कहा जाता है, सीजनल ब्रीडर कहा जाएगा। किसी खास सीजन में ही ये ब्रीडिंग करेंगे, हमेशा नहीं। पर अधिकांश स्तनधारी जो हैं, जितने भी स्तनधारी अधिकांश हैं, वो अपने जनन के हर समय पूर्ण जनन काल में पूरा साल इनको जनन कर सकते हैं। इन्हें सतत प्रजनक कहा जाएगा और ये सतत प्रजनक कहलाते हैं। तो ये ऊपर वाले सीजनल ब्रीडर हैं, ये जो लोग हैं भाई चूहा है खासकर, ये कंटिन्यूअस ब्रीडर है, ये सतत प्रजनक होते हैं, साल भर ये जनन कर सकते हैं, क्योंकि इनमें साल भर मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी चीज हो सकती है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो एकदम सिंपल है, जिसको एक बार में दिमाग में बैठ जाती है, पर फिर भी कई बार हमारा दिमाग इसी में चलता रहता है तो दिमाग में चीजें नहीं बैठ पाती। ओके, डन। अब हम जीवन की सबसे अंतिम अवस्था में पहुंच गए, वृद्धावस्था में। बताने की कुछ खास जरूरत है नहीं कि जब हम जनन प्रावस्था को खत्म कर दें तो ये वृद्धावस्था कहलाती है। अब ये वृद्धावस्था कब आएगी, ये एक बड़ा सीन है। जैसे पौधों में वृद्धावस्था शायद जन्म के मतलब मृत्यु के समय तक ही आती है, मृत्यु हो जाएगी उसके कुछ दिन पहले ही बस वो फल फूल जनन करना बंद करता है। जीवों में भी वही है कि जैसे मान लो फीमेल है, तो फीमेल में हम मान सकते हैं कि फीमेल में 50 साल के बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल वगैरह बंद हो जाता है, तो वो वृद्धावस्था आ गया। पर नर में कोई लिमिट नहीं है, नर में हो सकता है 19 की एज में भी स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा हो, तो मेल की वृद्धावस्था का कोई लिमिट नहीं है। वृद्धावस्था अगर आप अपने मर्जी से मान लीजिए कि 50 साल में आप बूढ़े हो गए हैं तो एक अलग चीज़ है, तो कुछ लोग आपको 25 साल में भी बूढ़ा कह सकते हैं, पर वो वृद्धावस्था नहीं है। तो मेल की वृद्धावस्था का कोई लिमिट नहीं है, पौधों की वृद्धावस्था की कोई लिमिट नहीं है। हाँ, फीमेल की वृद्धावस्था का लिमिट है, क्योंकि उसमें ओवा नहीं बनेगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा, तो वो वृद्धावस्था कहलाती है। आइए देखते हैं जनन की आयु की समाप्ति, जब आदमी अपनी जीर्णता पर पहुंच जाए, जब अपनी अंतिम अवस्था में पहुंचने लग जाए, तो आप उसे वृद्धावस्था कहेंगे। एक मापदंड को माना जाता है वृद्धावस्था, मतलब जब आपका शरीर जो है ना अब छेड़ होने लग गया है, टूटने लग गया है, परिपक्वता की परिपाटी पे क्रॉस कर चुका है और अब ये यहां से उसे टूट रहा है, तो आप उसे कह देंगे कि हाँ भाई वो वृद्धावस्था हो गई है। जीवन में अवधि के अंतिम चरणों में सहवर्ती परिवर्तन जैसे उपापचय का मंद होना, आप वृद्धावस्था क्या मानोगे? वृद्धावस्था मतलब आपके शरीर में कंट्रोल नहीं रह जाएगा, उपापचय मंद होने लग जाएगा, खाना खाओगे पचेगा नहीं, सुनाई तेजी से नहीं देगा, दिखाई अच्छे से नहीं देगा, खाना नहीं अच्छे से पचेगा, शरीर की हड्डियां तेजी से नहीं चल पाएंगी, बोल तेज नहीं पाओगे। यही सब है, जो अंग तुम्हारे शरीर हैं वो धीरे धीरे काम करना कमजोर हो जाएंगे, उपापचय रूप से कमजोर हो गए। जब ऐसा होने लग जाए समझ लो तुम वृद्ध हो रहे हो। ठीक है, वृद्धावस्था का अंत जो है मृत्यु तक लेकर जाता है और अंत में आपके धीरे धीरे उपापचय जो है वो कम हो जाए और उपापचय का खत्म होना ही मृत्यु है। याद रखना, जीवन तब तक माना जाएगा जब तक तुम्हारी उपापचय चल रही हो। सकता है हाथ पैर नाक कान मुंह तुम कोमम पड़े हो, लेकिन उपापचय चल रहा है तो हाँ तुम जिंदा हो। लेकिन अगर उपापचय नहीं हो रहा है तो तुम मृत्यु की कगार पर पहुंच गए हो। ठीक है, पादप प्राणियों में दोनों में तीनों प्रावस्थाओं के बीच में जो संक्रमण के लिए हार्मोन उत्तरदायी पाए जाते हैं। मतलब अगर पादप देखो या जंतुओं को देखो, आप अगर कभी भी देखोगे कि भाई हम बचपन में थे तो हमारे पास अलग हार्मोन थे, हम जनन प्रावस्था में आए तो वो हार्मोन्स अलग तरीके के आए, जनन वाले आए। अब वृद्धावस्था में वो हार्मोन्स कम पड़ जाते हैं।
जैसे ये हार्मोन्स वगैरह की संख्या कम पड़ेगी, हम जो है वृद्धावस्था की तरफ में बढ़ चलेंगे और हम वृद्ध ही हो जाएंगे, ये इफेक्ट आता है। इसके बाद हार्मोन्स और कुछ विशेष कारण भी इसके लिए डिसाइड करते हैं। मतलब बहुत सिंपल सी बात है यार, इसमें समझाने का कुछ नहीं रहता, बस डिक्टेट कर दे रहा हूं, एनसीईआरटी समझाते दे रहा हूं। परस्परक क्रियाएं जीवों की जनन क्रियाएं तथा व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित करती रहती है। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता है कि हमारे शरीर में जो कुछ भी होता है उसमें कौन मदद करता है? हार्मोन, पर्यावरण की परिस्थिति, हमारे एंजाइम्स। यही लोग तो हैं जो हमको जिंदा, मुर्दा, बूढ़ा, पूपा पचय होगा कि नहीं होगा, काम करेंगे कि नहीं करेंगे, जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ये सारा चीज डिसाइड करते हैं। तो इस जैसा वृद्धावस्था प्रावस्था आपको याद रखना, आपके जीवन में हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और 11th में हमने पढ़ा है कि हमारे शरीर का हर एक अभिक्रिया, हर एक रिएक्शन हार्मोन्स वगैरह से मेंटेन होता है। अगर वो बढ़िया से चल रहा है तो हम यंग हैं, बढ़िया हैं, नहीं चल रहा है तो वृद्ध हो गए और मर जाएंगे। यही तो कहानी है। तो जीवन यही तो परिपाटी है बेटा, जीवन से लेकर मृत्यु तक हम धीरे 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 होते जाएंगे। देखो हम यंग हैं, थोड़ा और बूढ़े हुए, थोड़ी झुर्रियाँ और झुर्रियाँ और झुर्रियाँ और झुर्रियाँ और एकदम झुर्रियाँ आके मर जाएंगे। तो यही कहानी होती है। जब नए नए यंग होता है इंसान तो बड़ा चमकता रहता है, धीरे धीरे कमजोर, कष्ट, मोटापा, घटापा, पेट खराब, ये वो वगैरह वगैरह, फिर दर्द, फिर ये, फिर वो, फिर कहीं गैस बनेगी, कहीं पाचन नहीं होगा, फिर दुनिया भर की समस्या और बुढ़ापा, मोटापा और उसके बाद मृत्यु आ जाएगी, कहानी खत्म। यही जीवन है, यही इसी तरीके से जीवन चलता है। चाहे तुम कोई भी हो, तुम इसी तरीके से आगे फॉलो करते रहोगे। खैर, एक और पॉइंट पे आते हैं कि ठीक है भाई, चलो हम मान लिए कि जनन ऐसा होता होगा, रिप्रोडक्शन ऐसा होता होगा, लाइफ फेज है, जीवन के अलग अलग अवस्थाएं हैं और अलग अलग तरीके से हम लोग बात करते रहते हैं। अब सवाल आता है कि इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जब आप लैंगिक जनन करोगे तो लैंगिक जनन की 3 प्रावस्थाएं हैं, वेरी 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 वेल नोन की जीवन की 3 प्रावस्था होती है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 प्रावस्था हो गई। और इसके पीछे क्या क्या रीजन है ये भी हमने बात कर ली। अब सवाल आता है कि मान लो ठीक है, आप जनन कर रहे हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हो, आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की, तो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मतलब लैंगिक जनन में आप कितनी परिस्थितियों की बात करोगे, वो कौन से कार्यक्रम होंगे जो मेन इवेंट्स होंगे? तो आप इसे मानते हैं इवेंट ऑफ इवेंट्स। वो कौन कौन से इवेंट्स होंगे? इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसके आधार पर आप मतलब रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मानते हैं कि अगर आप जनन कर रहे हैं तो आपको ये तो जरूर करना पड़ेगा। तो इसमें मेन इवेंट जो देखा जाता है ना, वो देखा जाता है बेटा फर्टिलाइजेशन। क्या देखा जाता है? फर्टिलाइजेशन। इसे हम कहते हैं बेटा युग्मक का संलयन। ये चीज मैं पहले भी लिख चुका हूं, एक बार और लिख देता हूं। तो युग्मक का संलयन हो गया, युग्मक मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन, नर युग्मक, मादा युग्मक, मेल जो मतलब स्पर्म, ओवा, ये सब मिलेंगे। इससे पहले ये फर्टिलाइजेशन इवेंट आएगा, ये पहला इवेंट है जिसमें युग्मक का संलयन होगा। दूसरा एक वर्ड आता है जो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, जिसको हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट। ये दूसरा पार्ट आता है, प्री फर्टिलाइजिंग इवेंट, पूर्व निषेचन प्रावस्था। बताया था ना मैंने, पूर्व निषेचन प्रावस्था। अब इस पूर्व निषेचन प्रावस्था में होगा क्या क्या? अगर आपसे पूछा जाए कि इस पूर्व निषेचन प्रावस्था में हो क्या रहा है, तो आप ये बताएंगे भाई कि पूर्व निषेचन प्रावस्था का पहला पार्ट आएगा युग्मक का जनन। बताया था ना, युग्मक का जनन, यहां पर युग्मक बनेगा। और दूसरे पार्ट में आता है कि भाई युग्मक का स्थानांतरण, ट्रांसफर कैसे होगा, मिलन कैसे होगा उसका। जब ये स्थानांतरण हो जाए तब फिर पहली प्रक्रिया ये है और दूसरी प्रक्रिया ये है फर्टिलाइजेशन इवेंट। ठीक, फिर जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा भाई तो ठीक है, अब अपन एक और प्रक्रिया पे आएंगे जिसे अपन कहेंगे पोस्ट फर्टिलाइजिंग इवेंट। ये इवेंट है पश्च निषेचन प्रावस्था। ये जो प्रावस्था है ये पश्च निषेचन की प्रावस्था है। और इस प्रावस्था में हमारे पास में क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होगा बेटा? तो यहां पर हो जाएगा भ्रूण निर्माण, है ना,
भ्रूण निर्माण हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा, बच्चा बनेगा वगैरह वगैरह, और दुनिया भर की चीज़ें जो हैं इसमें होती रहती हैं। ये फिर अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। विभाजन, विभेदन वगैरह वगैरह ये सब चीज़ इसमें होता है। ये प्री फर्टिलाइजेशन है, ये फर्टिलाइजेशन है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। इन 3 विषयों के बारे में अपन को बात करनी है। इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन स्टेज, गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, निषेचन पूर्व प्रावस्था में। पहला पॉइंट होगा युग्मक जनन, दूसरा पॉइंट होगा युग्मक का स्थानांतरण। ये पहली प्रावस्था है, ये निषेचन प्रावस्था है, ये निषेचन पश्च प्रावस्था है। याद रखना, थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश मिलाकर पढ़ना, चीज़ें और बेहतर तरीके से होती जाएंगी और आप इसे अच्छे तरीके से कंप्लीट करते भी चले जाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल क्या आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में अपन अब देखेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के और प्यारे प्यारे क्या इवेंट है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, 1-2 लेक्चर और जाएंगे, उतने में हमारा मेन पोर्शन जो है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। और फिर अपन नेक्स्ट चैप्टर जो है वो बहुत डिटेल पोर्शन है, उसको फिर मजे से पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर को आपको सिर्फ एक इंट्रो की तरह ही देखते जाना है कि यार ये लाइफ में होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मिनट रिवीजन में। मैंने आज आपको प्रावस्थाओं की बात बताई है, किशोर प्रावस्था है ना, आपको जनन प्रावस्था, जनन प्रावस्था के बाद वृद्धा प्रावस्था, वृद्धा प्रावस्था के बाद आप मुख्य रूप से कौन वो 3 इवेंट होंगे जो आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फॉलो करेंगे, उनके बारे में हमने बात की है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर में, देखते हैं क्या सवाल आ सकते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। बताइएगा अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है भाई? अदरक में कायिक प्रवर्धन ऊपरी भूस्थारी, राइजोम, भूस्थारिका, पत्रकलिका। पत्रकलिका के द्वारा जो होता है वो होगा हमेशा इसमें ब्रायोफाइलम में उसे क्या कहते हैं, पत्थरचट्टा। भूस्थारिका हमेशा वाटर हाइसिन में बनता है और राइजोम हमेशा बनाता है भाई साहब अदरक, है ना, सही जवाब है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ में। बताना निम्न में से किस में उसके जीवन काल में केवल एक बार ही पुष्पन करता है? इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत पूछा गया इस प्रश्न के ऊपर में, और ये परफेक्ट आंसर है। बांस की स्पीसीज, बैम्बू प्लांट जो है वो जीवन में केवल एक बार जनन करते हैं, और यही हमने पढ़ा है जनन की प्रावस्थाएं। आज की सभा इसी की बात को लेकर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में अब हम रिप्रोडक्टिव मतलब जो जनन की इवेंट्स हैं उनके विषय पे और डिटेल में बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच, अपना बहुत ध्यान रखें, अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।